हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 19 अक्टूबर है और सबसे पहले देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में किन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम रबी के फसलों से। रबी के फसलों की एमएसपी जारी कर दी गई है और ये हमारे एग्जाम खास तौर की आरओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृषि जो है इसके पाठ्यक्रम में है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये न्यूज में क्यों चल रहा था। फिर हम बात करेंगे फूड इंडिया 2023 के बारे में और जानेंगे कि इसका आयोजन कहां पे होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एक कमेटी के बारे में जिसका नाम है आचार समिति, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एथिक्स कमेटी। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सफेद फास्फोरस के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था। और अंत में देखेंगे एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली कहें कि आज के करंट अफेयर से एफसीआरए जो है हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करेगा, सफेद फास्फोरस हमारा साइंस का पोर्शन कवर करने वाला है और वहीं पे एथिक्स कमिटी हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। आज का प्रश्न है, लोकसभा की आचार समिति यानी कि एथिक्स कमिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। दूसरा, इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। आपके ऑप्शन हैं, पहला केवल दो सत्य है, बी न ही एक न ही 2 सत्य है, सी दोनों कथन सत्य है और डी केवल एक सत्य है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो आचार समिति के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर आपको ऑप्शन में भी घुमा सकता है। पहले क्या होता था कि पहले जो है बहुत ही सिंपल ऑप्शन दिए जाते थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता था तो पहले में ए में लिखा होता था केवल एक सत्य है, बी में केवल 2 सत्य है, सी में दोनों कथन सत्य है और डी में दोनों कथन असत्य है। लेकिन अभी कुछ देखा जा रहा है कुछ दिनों से कि आयोग आपको ऑप्शन में भी घुमा रहा है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो कभी कभी होता क्या है ना कि आता हुआ सरल प्रश्न भी हमसे गलत हो जाता है ऑप्शन की वजह से। तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। और आचार समिति के बारे में मैं बता दूं कि आज ही जो है पॉलिटी में आप आचार समिति का रिवीजन कर लेंगे और इसी को मैं रिवीजन कहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल के कुछ पॉइंट से, जानेंगे कि कल के न्यूज में क्या स्पेशल है। तो पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने की 27 से 29 तारीख के तक 3 दिनों का श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी और इस दौरान मोटे अनाज के बारे में राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी जिसका लक्ष्य श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन का शुभारंभ करेंगे और यह देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे रूट पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। और अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम दिया गया है रैपिडेक्स। ये नाम इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कौन से हमारे वन लाइनर फैक्ट हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे और ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड थाना बन गया है। मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ अवार्ड के लिए इसको चयन किया गया है। तो चूंकि ये पहला थाना है जो कि आईएसओ बना है, कहां का, भोपाल का महिला थाना, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। भारत का गगनयान मिशन वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा जिसके लिए 21 अक्टूबर को इसरो परीक्षण कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स टीम ने यूके के वेल्स में कैब्रियन पेट्रोल प्रतियोगिता 2023 अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में गोल्ड मेडल जीता है और इस प्रतिष्ठित अभ्यास में 38 अंतरराष्ट्रीय टीमों सहित 111 टीमें शामिल थीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो अध्यक्ष डॉक्टर
श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ ने मंगलवार को मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। तो अपना चंद्रयान किसके लिए है? स्कूली छात्रों के लिए है। तो शिक्षा मंत्रालय और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है रणबीश्वर मंदिर। ये मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये न्यूज में इसलिए आ गया था क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वो जमीन पर आ गिरा है। अब इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण महाराजा रणबीर सिंह ने किया था 1883 में। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और यह उत्तर प्रदेश का यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। अब ये होता क्या है ना कि कभी कभी मंदिरों से भी प्रश्न पूछ ली जाते हैं, तो ये सिंपल सी न्यूज थी, मुझे लगा कि देना चाहिए तो मैं यहां पे इसको मेंशन किया हूं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने बताया कि बेंगलुरु में 250 मीटर की ऊंची भारत का सबसे बड़ा स्काई डेक और व्यूइंग टावर बनेगा और इसका जो डिजाइन होगा वो बरगद के पेड़ से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अडानी ग्रुप इंडोनेशिया के $1 बिलियन निवेश करने और सवांग पोर्ट को विकसित करने के लिए अग्रिम बातचीत कर रहा है। यह चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति योजना के अंतर्गत आता है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत कौन कौन से पोर्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको देखने चाहिए। और सवांग पोर्ट जो है इंडोनेशिया में आता है और इसीलिए ये न्यूज जो है वन लाइनर में मैंने बताया हुआ है। तो आज ही के आज जो है आपको ये रिवीजन करना चाहिए कि नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है और इसके तहत जो है कौन कौन से देश शामिल हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19वें एशियाई खेलों में पदक विजेता जवानों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गोल्ड विजेता को 25 लाख रुपए, सिल्वर विजेता को 15 लाख रुपए और ब्रॉन्ज विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रक्षा सूत्रों के अनुसार अमेरिका के साथ 31 MQ-9B मानव रहित हवाई वाहनों का सौदा फरवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है और अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 3 साल बाद फरवरी 2027 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो ये तो रहा दोस्तों आज का वन लाइनर समसामयिकी। अगर आपको ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और साथ ही अगर आप नए आए हुए हैं तो बेल आइकन जरूर बजाएं जिससे हमारे जो भी वीडियो आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब आगे हम बात करते हैं रबी के फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में डिटेल में कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था और ये किस प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मतलब कि जो पहले 2014-15 का एमएसपी था उसमें अब वृद्धि की गई है। तो आगे हम डिटेल में जानेंगे कि किसमें कितनी वृद्धि की गई है। सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि दाल मसूर के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं और कुसुम में से प्रत्येक के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। जौ और चने के लिए क्रमशः 115 रुपए प्रति क्विंटल और 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। यहां तो बात हो गई कि रुपए में सर्वाधिक जो मंजूरी दी गई है वो दाल मसूर की दाल में दी गई है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे प्रतिशत में पूछता है तो उसमें क्या होगा। तो हम बात करते हैं गेहूं का। गेहूं का जो एमएसपी है वो 2275 रुपए है। इसमें 150 रुपए की वृद्धि की गई है और अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो 102% जो है वो पिछले वाले एमएसपी यानी कि 2014-15 के एमएसपी से 102% की वृद्धि यहां पे देखी जा रही है जो कि सर्वाधिक वृद्धि है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही जौ की बात करें और चना की बात करें तो प्रतिशत में यहाँ पे पिछले एमएसपी से 60% की वृद्धि देखी गई है। वहीं पे दाल मसूर की दाल में जिसमें मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि 425 रुपए है और प्रतिशत की बात करेंगे तो 89% जो है इसकी वृद्धि की गई है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के अनुसार 116 देशों ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन कर दिया है और इस साल दिसंबर तक 3 और देश
गठबंधन में शामिल होंगे। ऊर्जा परिवर्तन में चुनौतियों के बारे में भारत सरकार द्वारा बताया गया कि दुनिया भर में लगभग 730 मिलियन लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है और ये गठबंधन उन लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। अब आज ही के आज आपको जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है रिवीजन कर लेना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहां पे है, मुख्यालय गुड़गांव में है और इसकी स्थापना के समय कौन कौन से 2 देश थे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब आगे हम बात करते हैं फूड इंडिया 2023 के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज यह है कि भारत की उन्नति खाद्य परंपराओं को वैश्विक मंच देने के लिए 3 दिवसीय फूड इंडिया 2023 का आयोजन 3 नवंबर से प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा। 81 देशों की भागीदारी वाले इस आयोजन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। बाजरा के डोसे का कीर्तिमान बनाने के लिए तैयारी केंद्रीय मंत्री पटेल ने बताया कि इस आयोजन के दौरान दुनिया में सबसे लंबे डोसे का गिनीज रिकॉर्ड स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा। और वो कौन सा डोसा होगा? बाजरा का डोसा होगा। अब आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था। कल हमने इसके बारे में बात किया था, लेकिन हम आज एक पॉइंट और मेंशन करना चाहते हैं। तो न्यूज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को कहा कि सती से लेकर अंतर धार्मिक विवाह तक विवाह की संस्था में बड़ा बदलाव आया है और साथ ही यह भी कहा कि विवाह को स्थिर या अपरिवर्तनीय संस्था के रूप में चिन्हित करना गलत है। अब बात करते हैं डिटेल में। सीजीआई ने कहा कि 7वीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 5 के साथ पढ़े जाने वाले संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए कानून बनाना संसद और राज्य विधानसभाओं का अधिकार है। तो ये आर्टिकल जो है ना, ये आप अपने नोटबुक पे जरूर मेंशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। सीजीआई ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए अदालत को उन मामलों से दूर रहना चाहिए और विशेष रूप से नीति पर प्रभाव डालने वाले जो विधायी क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए अब जो है सीजीआई ने यहाँ पे सती प्रथा की बात की, बाल प्रथा की भी बात की। तो आपको हिस्ट्री में क्या करना चाहिए? सती प्रथा कब बंद हुआ, बाल प्रथा जो है, बाल विवाह जो है होता था, इस पे जो है रोक लगाने के लिए कौन से अभियान चले हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका जो है आप आज ही के आज रिवीजन कर लें। अब आगे हम बात करते हैं आचार समिति एथिक्स कमेटी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रही थी। तो न्यूज ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला अब लोकसभा की आचार समिति में पहुंच गया है। इसीलिए आचार समिति आपके एग्जाम के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर आचार समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इनकी अध्यक्षता में ही लोकसभा की यह कमेटी महुआ मोइत्रा का मामले की जांच करेगी। लोकसभा की नियमावली के अनुसार लोकसभा में एक आचार समिति होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। आज के प्रश्न में दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वहां पे मैंने दे दिया था कि कार्यकाल 2 वर्षों का होगा, तो ये जो है गलत है। तो इसका आंसर केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होगी और यह समिति लोकसभा की कार्रवाई के दौरान किसी सदस्य द्वारा किए गए अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करती है जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया गया हो। इस समिति के लिए निर्दिष्ट किसी शिकायत पर प्राथमिक जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों को एक रिपोर्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की अनुमति देता है, जिसके बाद इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा या सवाल जवाब किया जाता है। इस प्रकार इसकी चर्चा आधे घंटे से अधिक की नहीं होती है। चर्चा के बाद सदस्यों की सहमति या असहमति के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सफेद फास्फोरस, ये न्यूज में क्यों चल रहा था और ये किस प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि वैश्विक मानवाधिकार संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल रक्षा बलों पर गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों का उल्लंघन है। सफेद फास्फोरस एक
पायरोफोरिक है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है, जिससे गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा होती है। पायरोफोरिक पदार्थ वो होते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर स्वचालित रूप से या बहुत तेजी से प्रज्वलित होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सफेद फास्फोरस से लहसुन जैसी विशिष्ट गंध निकलती है, जिसका प्राथमिक सैन्य उपयोग एक स्मोक स्क्रीन के रूप में होता है, जिसका उपयोग जमीन पर सेना की गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जाता है। सफेद फास्फोरस कण या धुआं अंदर लेने से श्वसन क्षति और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है। तो ये जो है सफेद फास्फोरस के कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं एफसीआरए के बारे में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, 18 अक्टूबर को बताया कि उसे एफसीआरए के तहत विदेशी दान स्वीकार करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो विदेशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किए जाने वाले वित्त पोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए एफसीआरए को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अपनी गतिविधियों को सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों जैसी श्रेणी के तहत परिभाषित करना होता है। विदेशी धन के उपयोग पर कानूनों को सशक्त और राष्ट्रीय हित में हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए उसके उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु वर्ष 2010 में एक संशोधित एफसीआरए अधिनियमित किया गया था। अब आगे बात करें डिटेल में, तो वर्ष 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिसने गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर नियंत्रण तथा जांच हेतु सरकार को और मजबूती प्रदान की। जुलाई 2022 में एफसीआरए नियमों में बदलाव किया गया, जिससे अधिनियम के तहत समाशोधन समाधेय योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई। सरकार को अब विदेशों में रह रहे भारतीय से 10 लाख रुपए, जो कि पहले 1 लाख रुपए से अधिक था, कि योगदान की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं और बैंक खाते खोलने के लिए अधिसूचित करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो ये सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट है एफसीआरए के संदर्भ में। अब हम आगे बात करते हैं कि आज के करंट अफेयर से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आपको जो है अपने नोटबुक में मेंशन करना चाहिए। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। ये एक प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। दूसरा है भोपाल का महिला थाना भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड थाना बना है। रणबीश्वर मंदिर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा रणबीर सिंह ने 1883 में किया था। तवांग पोर्ट कहां पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। रबी फसलों के एमएसपी में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी देखी गई है वो मसूर की दाल के लिए कितना है? 425 रुपए। और वहीं पे अगर हम परसेंट की बात करेंगे तो गेहूं का होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है। एफसीआरए को 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था और आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए कानून बनाना संसद और राज्य विधानसभाओं का अधिकार क्षेत्र में आता है। ये आज के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो अगर आज का करंट अफेयर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।